आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त के बाद एहसास हुआ कि मुझे कक्षा में पढ़ी वही चीजें लंबे समय तक याद रह पाए, जिन चीजों का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया था? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई खास शिक्षक सिर्फ इसलिए पसंद था क्योंकि वो जो भी पढ़ाते थे वो समझ आता था? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कक्षा में पढ़ी कोई चीज विद्यालय और कॉलेज खत्म होने के बाद समझ आई और आप आश्चर्य से भर गए कि यार ये तो अब जाकर समझ आया है, पहले तो मुझे कुछ और ही लगता था या इसके बारे में पता ही नहीं था? क्या आप जानते हैं इन तीनों ही सवालों में कॉमन बात क्या है? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। मैंने जो 3 सवाल आपसे पूछे हैं उन तीनों में कॉमन बात है कॉन्सेप्ट। जी हां, कॉन्सेप्ट। जिन चीजों का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया वही चीजें आपको लंबे समय तक याद रही। जिस किसी भी शिक्षक ने आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करने में आपकी मदद की वही शिक्षक ज्यादातर स्टूडेंट्स के सबसे प्रिय शिक्षक होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को स्कूल या कॉलेज के दिनों में रट लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया रहता है। बाद में कभी किसी मौके पर जब संयोग से कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लगता है कि यार ये तो पहले पता ही नहीं था। अब तक आप यह समझ गए होंगे कि आज की चर्चा का विषय है कॉन्सेप्ट। आज हम यह जानेंगे कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट को कैसे समझाते हैं और इसका कारगर तरीका क्या है। किसी टॉपिक से जोड़कर जब हम क्या और क्यों का सवाल करते हैं, जी हां, क्या और क्यों का सवाल करते हैं, तो जो जवाब आमतौर पर हमें मिलता है वो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं, जितनी भी चीजों को आज तक आप जानते हैं, वो सब एक तरह का कॉन्सेप्ट है। नहीं समझे? हमारे आसपास मौजूद हर जीव और निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, भावनाएं, संभावनाएं, मानव द्वारा निर्मित हर एक शब्द जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साहित्य, गणित, राजनीति, दर्शन किसी से भी संबंध रखता हो, वो सभी चीजें अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए भाई एक शब्द है। अब भाई क्या होता है, भाई क्यों होता है, यानी इसका प्रयोग क्या है, कहां से आता है, कब आता है, कैसे आता है, किसके द्वारा आता है, तमाम सवाल किए जाते हैं। भाई शब्द एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या बातें हैं, तो भाई एक सामाजिक संबंध का नाम है जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। यह संबंध जन्मजात और जन्म के बाद दोनों ही स्थितियों में बन सकता है। यह महिला और पुरुष के बीच तथा पुरुष और पुरुष के बीच बन सकता है। यह दोस्तों के बीच में भी होता है और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो भाई के कॉन्सेप्ट को बताती हैं। एक और शब्द लेते हैं कुर्सी। कुर्सी क्या होता है, कुर्सी क्यों होता है, यानी इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। कुर्सी एक ऐसी वस्तु है जो बैठने के काम आती है। उसके 4 पाए होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बन सकती है, जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, रबर। यह कई स्वरूपों में आती है और इसी तरह हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है। अपने भाई का कॉन्सेप्ट समझा, कुर्सी का समझा, हवा का समझ सकते हैं, खाने का समझ सकते हैं, भोजन, बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट, लगभग हर चीज का कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज को समझने की पहली सीढ़ी है उसका कॉन्सेप्ट समझना। वो क्या होती है, क्यों होती है, उसका प्रयोग क्या है, कहां पाई जाती है, कैसे बनती है, इत्यादि। अब असल सवाल यह है कि हमारा दिमाग कॉन्सेप्ट को कैसे समझता है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट के फिट होने का, उसको समझने का, उसको स्टोर करने का एक खास तरीका है। और कॉन्सेप्ट बनाने या सीखने का जो तरीका भी है वो जन्मजात है, यानी यह तरीका हर कोई बचपन से ही सीख लेता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे बच्चे, यहां तक कि 3-4 साल के बच्चे अपने आसपास की चीजों के बारे में अपना स्वयं का कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। आप बताएं या ना बताएं, बच्चे ये कॉन्सेप्ट उनके अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशन, लोगों की बात सुनकर और दुनिया को देखने के उनके नजरिए के आधार पर बना रहे होते हैं। जब भी कोई बच्चा कोई चीज पहली बार देखता है तो उससे जुड़ी जितनी भी बातें उसको उस समय पता चलती हैं
वो ही चीज उस चीज का शुरुआती कॉन्सेप्ट होती है। मान लीजिए बच्चे ने पहली बार किसी जानवर को देखा, लेकिन उसको उस जानवर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो बच्चा उस जानवर को लेकर क्या कॉन्सेप्ट बनाएगा? तो बच्चे के मन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनेगा वो उस जानवर के भौतिक रूप का बनेगा, यानी वो जानवर किस रंग का है, उसकी आकृति कैसी है, वो दिख कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा दिख रहा है। फिर जब आपने बताया कि इस जानवर को बिल्ली कहते हैं, तो बच्चे के कॉन्सेप्ट में एक बात और जुड़ गई कि जानवर का नाम क्या है? बिल्ली। फिर बच्चे ने उस जानवर को बोलते हुए सुना, म्याऊ। तो अब बच्चे के कॉन्सेप्ट में एक बात और जुड़ गई, और वो ये जानवर म्याऊ की आवाज निकालता है। अब दूसरे दिन बच्चे ने एक और जानवर देखा, वो भी बिल्ली की तरह दिख रहा था। उसके 4 पैर थे, एक मुंह था, वो बिल्ली जितना ही बड़ा था, रंग भी उसका बिल्ली जैसा था। तो बच्चे ने उसको बिल्ली बोला। फिर अचानक से उस जानवर ने आवाज निकाली, लेकिन यार आवाज तो बिल्ली के जैसी नहीं है, ये तो दूसरी आवाज निकाल रहा है, भौं भौं। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। तभी किसी व्यक्ति ने दूर से बोला, अरे इस कुत्ते को भगाओ, नहीं तो बच्चे को काट लेगा। अब एक मजेदार बात हुई, वो ये कि बच्चे को पता चला कि अरे ये बिल्ली नहीं है, इसको कुत्ता कहते हैं। अब बच्चे के पास 2 जानवरों का कॉन्सेप्ट आ गया। दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर 2 चीजों का है, आवाज का और नाम का। इसी तरह जल, फोर्स, मैटर, लिविंग बींग्स, धरती, यूनिवर्स, एनवायरमेंट, ह्यूमन, नॉन लिविंग बींग्स, बहुत सारी चीजों आदि का, हर जटिल से जटिल चीज के बारे में बच्चों के अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हो सकता है कि उनका कॉन्सेप्ट बड़ों की परिभाषा के अनुरूप ना हो, लेकिन उनके पास हर चीज को लेकर एक कॉन्सेप्ट होता जरूर है। वो हर चीज दुनिया की हर चीज नहीं होगी, लेकिन उनके माहौल में मिलने वाली हर चीज, उन्होंने जितना भी देखा, सुना, अनुभव किया होगा। बच्चों ने जो भी और जैसे भी कॉन्सेप्ट बनाए हो सकता है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो गलत है, तो भी अगर कोई यह सोचता है कि वो बच्चे को सही कॉन्सेप्ट बता देगा और बच्चा तुरंत अपने कॉन्सेप्ट को बदल देगा, तो यह सोच बेहद गलत है। कॉन्सेप्ट ना तो अचानक से बनते हैं और ना ही अचानक एक घड़ी में बदले जा सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पढ़ाने वालों को जानना चाहिए। नए कॉन्सेप्ट को का बनना हो या पुराने कॉन्सेप्ट को ठीक करना, उसका अपना एक तरीका है, और जब तक सही तरीका नहीं अपनाया जाएगा, कॉन्सेप्ट ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। हमारे समाज में पढ़ाने का जो सबसे प्रचलित तरीका अपनाया जाता है वो है लेक्चर मेथड, जिसे मैं प्रवचन मेथड कहता हूं। यह एक प्रागैतिहासिक कालीन तरीका है जो यह देश सदियों से ढो रहा है। घर हो, बाहर हो, कक्षा हो, खेल का मैदान हो, मार्केट हो, किसी भी जगह पर अगर किसी को कुछ सिखाना है तो लोग तुरंत प्रवचन देने लगते हैं। जबकि हम सब इस बात से सहमत हैं कि प्रवचन किसी को पसंद नहीं होता, तो छोटे बच्चों को कैसे पसंद आएगा? छोटे बच्चों को अगर कोई प्रवचन दे रहा है और सोच रहा है कि मैं तो बच्चों को सिखा रहा हूं, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति हवा से बातें कर रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं सुन रहे हैं, बल्कि बच्चे वहां हैं ही नहीं, वो तो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। नया कॉन्सेप्ट बनाना हो या गलत कॉन्सेप्ट को बदलना हो, उसका सबसे पहला नियम यह है कि केवल एक तरीका प्रयोग ना किया जाए। यानी कि सिर्फ कोई एक तरीके से कॉन्सेप्ट को ठीक करने की या बनाने की कोशिश करेगा तो वो काम नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मल्टीपल तरीके प्रयोग किए जाए, यानी बहुत सारे तरीकों को प्रयोग करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने का पहला तरीका यह है कि उसको समझाने की शुरुआत किसी ऐसी चीज का उदाहरण लेकर या किसी ऐसी चीज से तुलना करके की जाए जिसके बारे में बच्चे पहले से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चे जिन्होंने रेलगाड़ी कभी नहीं देखी है, उनको रेलगाड़ी के बारे में बताना हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि रेलगाड़ी से मिलती जुलती ऐसी क्या चीज है जो बच्चे पहले से जानते हैं। कॉन्सेप्ट को समझाने का दूसरा तरीका है कि बच्चों से सही सवाल किए जाए। ऐसे सवाल जो किसी टॉपिक पर उनकी समझ को चैलेंज करें। जैसे आपने बच्चों से पूछा, पानी कहां से आता है? बच्चों ने बोला नल से, हैंडपंप से या बारिश से। फिर आपने पूछा, अच्छा नल हैंडपंप में पानी कहां से आता है? बच्चों ने कहा नल में पानी गांव की टंकी से आता है
और हैंडपंप में पानी जमीन के नीचे से आता है। इसी तरह आप सवाल पर सवाल करते रहिए तब तक जब तक बच्चे या तो स्वयं से जवाब तक ना पहुंच जाएं या फिर आपको मौका मिल जाए नया कॉन्सेप्ट ऐड करने का। गणितीय कॉन्सेप्ट को बताने के लिए सवाल को कई एंगल से देखने और समझने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे किसी भी गणितीय सवाल को क्या दूसरे, तीसरे, चौथे तरीके से सुलझाया जा सकता है। विभिन्न कॉन्सेप्ट्स का वर्गीकरण करना यानी उनको कैटेगरीज में बांटना भी एक कारगर तरीका है। जैसे मानव निर्मित वस्तु, प्राकृतिक घटनाएं, गणितीय समस्याएं, ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं, ऐसी चीजें जो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही तैयार हो सकती हैं, वो चीजें जो कृत्रिम तरीके से बनाई जा सकती हैं, आदि 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 बहुत सारे कैटेगरीज या वर्गीकरण हो सकते हैं। वर्गीकरण करने से हम ऐसी चीजों को एक साथ ला सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट में समानता है, और ऐसा करने से कठिन कॉन्सेप्ट्स को भी उसके समान वाले आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे गिरने वाली बर्फ दो तरह की होती है, एक ठोस जो ओले के रूप में गिरती है, दूसरी भुरभुरी थोड़ी मुलायम जिसके गिरने से चोट नहीं लगती। दोनों में काफी समानताएं हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बच्चे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को दूसरों को पढ़ाएं, सिखाएं। दूसरों को सिखाना स्वयं सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो यह भी एक तरीका है कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझने और समझाने का। कॉन्सेप्ट समझाते हुए उसे बच्चों के जीवन से, उनके संदर्भों से, उनके बैकग्राउंड से जोड़ा जाए, उसका जीवन में प्रयोग करके दिखाया जाए। जो चीजें करके, देखकर, महसूस करके, टेस्ट करके, सूंघ करके समझी जा सकती हैं, उनको उसी रूप में समझाने या अनुभव करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे खुशबू और बदबू क्या होती है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पानी गर्म होने पर भाप बनता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। कूदना क्या होता है, खुरदुरी सतह कैसी होती है, कोमल सतह कैसी होती है। नया कॉन्सेप्ट बताने या गलत कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों में सवाल पूछने की आदत डाली जाए, फिर बच्चों को सही सवाल पूछना सिखाया जाए और सही सवालों को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों को कठिन कॉन्सेप्ट को केवल उनकी भाषा में बता देने भर से उनको कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, न ही कॉन्सेप्ट रटने से कॉन्सेप्ट याद होगा। यह ध्यान रहे कि कॉन्सेप्ट ना तो कोई फिक्स परिभाषा है और न ही रटने से समझ आने वाली चीज। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि कुछ भी नया बताने से पहले बच्चों के साथ बातचीत करना, चर्चा करना एक अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। चलिए, कॉन्सेप्ट बताने को लेकर मैं आपको एक शिक्षक की कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक थे प्रमोद सर। प्रमोद सर ने बच्चों को, अपनी कक्षा के बच्चों को एक कहानी सुनाई। कहानी का नाम था बिल्ली के बच्चे। फिर प्रमोद सर ने बच्चों से सवाल पूछना शुरू किया, बताओ कौन कौन से जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बच्चों ने जवाब दिया, गाय, भैंस, बकरी, हथनी, घोड़ी आदि बहुत सारे जानवर हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फिर प्रमोद सर ने जानवरों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखने शुरू किए। तभी एक बच्चे ने सर से सवाल पूछा, सर क्या कौवा भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो प्रमोद सर ने कहा, नहीं, कौवा जानवर नहीं है, वो चिड़िया है, और चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है, दूध नहीं पिलाती। इस बात पर दूसरे बच्चे ने सवाल पूछा, तो क्या सांप अपने बच्चों को दूध पिलाता होगा? यहां पर प्रमोद सर ने सवाल का जवाब न देकर बच्चों से उल्टा पूछा, भाई बताइए सभी लोग, आप लोगों को क्या लगता है सांप अपने बच्चे को दूध पिलाता होगा? इस पर बच्चों ने जवाब दिया, सांप भी जानवर है, वो तो चिड़िया नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को जरूर दूध पिलाता होगा। इस पर प्रमोद सर ने कहा, अच्छा आप सभी में से कितने लोगों को लगता है कि सांप अपने बच्चों को दूध पिलाता होगा? जिनको भी ऐसा लगता है वो अपने हाथ खड़े करें। कुछ बच्चों ने अपने हाथ खड़े किए। प्रमोद सर ने फिर कहा, चलो थोड़ी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, जैसा मैं कह रहा था। अच्छा आप सभी ये बताओ, सांप के पैर होते हैं क्या? बच्चे ने कहा नहीं। प्रमोद सर ने फिर पूछा, तो वो कैसे चलता है? बच्चे ने कहा, रेंग कर। प्रमोद सर ने कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आप सभी ने, सांप रेंग कर चलता है। यानी अब हमें दो तरह के जानवर पता हैं, यानी कॉन्सेप्ट का वर्गीकरण हो गया। दो तरह के जानवर पता हैं, एक जो अपने पैरों पर चलते हैं और एक जो रेंग कर चलते हैं। जो जानवर अपने पैरों पर चलते हैं उनके बच्चे दूध पीते हैं,
जो जानवर रेंग कर चलते हैं उनके बच्चे दूध नहीं पीते, या कहें तो वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। फिर एक बच्चे ने पूछा, तो सर छिपकली के तो पैर होते हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती होगी ना? प्रमोद सर ने फिर सभी से पूछा, बताओ भाई, छिपकली अपने बच्चों को दूध पिलाती है क्या? कुछ बच्चे बोले, सर वो रेंग कर चलती है इसलिए वो दूध नहीं पिलाती। कुछ दूसरे बच्चों ने कहा, सर वो रेंग कर नहीं चलती, वो तो अपने पैरों पर चलती है इसलिए वो अपने बच्चों को दूध पिलाती होगी। बच्चों के ये दोनों समूह आपस में बहस करने लगते हैं। प्रमोद सर फिर कहते हैं, अच्छा ठीक है भाई, बहस ना करो, अब पहले आप सभी एक सवाल का जवाब दो, रेंग कर चलना किसे कहते हैं? बच्चों ने सोचने की मुद्रा में बोला, सर नहीं पता। प्रमोद सर, जिन जानवरों का पेट चलते वक्त जमीन से लगते हुए या सट कर, या कहें तो जमीन को छूता हुआ चलता है, उन्हें रेंग कर चलने वाले जानवर या रेंगने वाले जानवर कहते हैं। और जो जानवर रेंग कर चलते हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। इस पर एक दूसरा बच्चा बोला, सर हम लोग भी तो दूध पीते हैं, तो क्या हम लोग भी जानवर हैं? प्रमोद सर हंसने लगे। अब इस पूरी बातचीत को एनालाइज कीजिए, थोड़ा इसका विश्लेषण कीजिए, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं आपस में। बच्चों का कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था? तो पहला जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कौन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, कौन नहीं पिलाता। दूसरा, चार पैरों पर चलने वाले जानवर और रेंग कर चलने वाले जानवरों में क्या अंतर है। तीसरा, इंसान और जानवर में क्या अंतर है। यहां बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो तरीका अपनाया गया, क्या वो ठीक था? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। बच्चों के आखिरी सवाल का उत्तर आप क्या देते, यानी मानव जानवर है या नहीं, इसका भी उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी सवाल का सीधा उत्तर दे देने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यह श्योर नहीं है, यह पक्का नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, यह श्योर करने का जो सबसे कारगर तरीका है वो ये कि उस कॉन्सेप्ट से जुड़े जितने संभव हो, जितने ज्यादा संभव हो सवाल पूछे जाएं। क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके द्वारा, ये क्या, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये हुआ होता तो क्या होता, इत्यादि। एग्जाम्पल के लिए जैसा प्रमोद सर ने किया, उन्होंने सवाल पूछे, कौन दूध पिलाता है, कौन नहीं, क्या सांप अपने बच्चों को दूध पिलाता है, अगर नहीं तो क्यों, क्या छिपकली अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अगर नहीं तो क्यों। प्रमोद सर ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर पलटकर उनके बारे में वापस सवाल भी पूछे। कॉन्सेप्ट समझाना उतना भी कठिन नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम जल्दबाजी में सारे तरीके नहीं अपनाते। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ एक तरीका कॉन्सेप्ट बताने का काम नहीं करेगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक कक्षा में बना कॉन्सेप्ट ही अगली कक्षा में बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगा, और सिलेबस खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चों को सीखने में मदद करना हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चर्चा पसंद आई होगी। यदि इस चर्चा में कोई कमी लगी या कुछ गलत लगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि क्या कमी रही या क्या गलत है। और अगर चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करके आप इससे जुड़े और ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।